दोस्तों, आज भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महान दिन है कि जब हमें 75 साल के बाद एक नया संसद भवन मिल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन इसके हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी पैदा हो गई हैं। उनमें से एक कंट्रोवर्सी ये है कि इस मौके के लिए इनॉग्रेशन के लिए जो है वो सावरकर के जन्मदिन का जो है वो चयन क्यों किया गया? प्रोफेसर राम पुनियानी साहब कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल वही है जो मैंने शुरू में कहा कि इस मौके के लिए सावरकर के जन्मदिन का चयन क्यों किया गया? देखिए, ये जो सरकार है, ये इंडियन नेशनलिज़्म, भारतीय राष्ट्रवाद में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती। ये हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू नेशन में विश्वास रखती है और सावरकर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के सबसे पहले जो लेखक थे, वैचारिक थे, उन्होंने अपनी किताब में इसको 1923 में रखा, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी और हिंदू राष्ट्र की बात कही। तो इसलिए सावरकर इनके लिए एक वैचारिक पिता के रूप में है। तो इसलिए ये सावरकर का दिन उसके लिए चुनते हैं। और जब से आपको याद होगा 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने पहला काम यही किया कि उन्होंने सावरकर का पोर्ट्रेट लगवाया। फिर सावरकर को भारत रत्न देने की बात की, जो के.आर. नारायणन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसको टर्न डाउन कर दिया, नकार दिया। तो सावरकर इनके लिए एक वैचारिक पिता के रूप में है, पैट्रन सेंट के लिए है, की जगह है, इसलिए ये उस दिन का चुनाव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने चुनाव किया, इसके ज़रिए से ये क्या पैगाम, क्या संदेश भारत देश के वासियों को देना चाहते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल आसान है कि उनके, जैसे मैंने बताया कि ये भारत हिंदू राष्ट्रवाद को लाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद के विचारक हैं। तो वो संदेश यही देना चाहते हैं कि सावरकर की विचारधारा जो हिंदू राष्ट्रवाद वाली है, वही हमारी विचारधारा है और उस विचारधारा को गहराई से डालने के लिए उसको एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में भारतीय जनता को वो उस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। सर, एक सवाल इससे ये पैदा होता है कि बीजेपी को जो है वो आरएसएस ने बनाया और आरएसएस के जो गुरु हैं, वो तो गुरु गोलवालकर हैं। तो ये जो सरकार है, ये गुरु गोलवालकर को तो पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और सावरकर का महिमा मंडन करती है। तो इन दोनों में ये फ़र्क करने की क्या वजह आपकी समझ में आती है? देखिए, फ़र्क करने की वजह ये है कि शाखाओं के अंदर तो गोलवलकर और हेडगेवार के फ़ोटो लगते हैं और जो गोलवलकर कभी पब्लिक लाइफ़ में नहीं थे। गोलवलकर उस समय आरएसएस के सरसंघचालक थे, जब आरएसएस के एक प्रचारक गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और गोलवलकर की, भले उन्होंने किताब तो लिखी है इस पर भी, हिंदुत्व पर भी, पर उनका एक पब्लिक इमेज नहीं है। पब्लिक इमेज जो जनता में चित्र इन्होंने खड़ा किया है वो सावरकर का है, इसलिए क्योंकि सावरकर अंडमान की जेल में रहे थे और उसके कारण ये बता सकते हैं कि सावरकर क्रांतिकारी भी थे। ये बात और है कि अपने जीवन के दूसरे भाग में सावरकर ने माफ़ी मांग ली और वो पूरी तौर से अंग्रेज़ों के इशारों पर काम करने लग गए, अंग्रेज़ों की मदद करने लग गए। पर उनके जीवन का पहला भाग जो है, जिसमें वो ब्रिटिश विरोधी थे, उसको लेकर ये एक आइकन के रूप में, अपने प्रसार के रूप में रख सकते हैं। जबकि गोलवलकर के जीवन में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है। पर हाँ, आप ये याद रखिए, उनकी शाखाओं के अंदर हेडगेवार इनके फाउंडर और गोलवलकर इनके जो वैचारिक थे, उनकी ही तस्वीरें ज़्यादा लगती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ख़ैर सत्ताधारी पक्ष का मैसेज है जो वो अवाम तक और जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन आप क्या महसूस करते हैं कि जनता जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी और मान लेगी कि अब जो है वो भारत जो है वो सावरकर के विचारों पर चलना चाहिए, यहाँ की कार्यप्रणाली उनकी पेश की हुई विचारधारा के मुताबिक होनी चाहिए? जबकि हम ये भी देखते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने सावरकर का कोई ज़िक्र नहीं किया,
बल्कि सबसे पहले उन्होंने जो है वो गांधी जी को नमन किया और गांधी जी को नमन करने के बाद आगे की सारी कार्रवाई हुई। तो एक तरफ तो ये लोग जो है वो गांधी जी को नमन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सावरकर के जन्मदिन को चयन कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस हैं, इसको भारत की जनता, भारत के आम लोग कैसे लेंगे आपके ख्याल? देखिए, महात्मा गांधी को नमन करना तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि आज दुनिया और भारत की ज़्यादा जनता महात्मा गांधी के विचारों को का आदर करती है। और जबकि इनकी विचारधारा अभी ये अपने शाखाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से अपनी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, तो भारत की जनता में कोई एक रूप तो है नहीं। तो जो धीरे-धीरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के विचारों को पीछे ढकेला जाए और उसी के साथ-साथ सावरकर के विचारों को, आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को सामने लाया जाए। तो महात्मा गांधी तो इनकी मजबूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो दुनिया में हमें कोई पहचानता नहीं है। और उसी के बहाने सावरकर का चित्र रखकर ये एक दूसरा मैसेज भी दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीच एक नई कंट्रोवर्सी आ गई हम कह सकते हैं और चूँकि आप एक इतिहासकार हैं और आपके जो है वो भारतीय इतिहास पर बहुत अच्छी नज़र है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये सेनेगल का जो मामला है, ये क्या है? इसका इतिहास क्या है? इसको अचानक ये महत्व क्यों प्राप्त हो गया? तो इसके बारे में हमारे प्रेक्षकों को जानकारी दीजिए। डॉक्टर खान, मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से इतिहासकार नहीं हूं, पर मैं इतिहास का अध्ययन करता रहता हूं, क्योंकि वो आज जो गलत प्रचार किया जाता है इतिहास के नाम पर, उसका मुकाबला करने के लिए मैं इतिहास को पढ़ने की कोशिश करता रहता हूं। तो खैर वो एक बात है। अब ये सेंगोल का जिक्र ऐसा आ गया कि जो धर्म के नाम की राजनीति चलती है, वो ज़्यादातर राजाशाही में विश्वास रखती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदू राजाओं का बहुत गुणगान हो रहा है और पहले राजाओं के समय में दंड का प्रतीक, सत्ता का प्रतीक के रूप में सेंगोल चोला राजाओं, दक्षिण के चोला राज, अब इसके 2 वर्जन्स हैं। एक कहते हैं कि चोला राजाओं में सेंगोल की प्रथा थी, जब एक राजा दूसरे राजा को सत्ता देता था, तो उसके साथ सेंगोल देता था। और दूसरा ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो दक्षिण भारत के एक शैवाइट मठ ने आकर जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल भेंट दिया सत्ता के रूप में। तो ये सेंगोल की कहानी बनाई जा रही है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये उसको राजाशाही से जोड़ना चाहते हैं, चोला वंश से जोड़ना चाहते हैं, हिंदू राज्य से जोड़ना चाहते हैं। और लोकतंत्र में जो हमारी प्रक्रिया होती है, लोकतंत्र में इस प्रकार का राजा नहीं होता। लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण ये चुनाव की पेटी के माध्यम से होता है, ये सेंगोल के माध्यम से नहीं होता। धर्मगुरु के आशीर्वाद की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसमें धर्मगुरु को लाया गया, धर्मगुरु ने मोदी साहब को ये दिया। और वैसे आज़ादी के समय भी ये शैवाइट मठ के धर्मगुरु आकर उन्होंने नेहरू जी को ये भेंट दिया। अब नेहरू जी का उस समय ये हाल था कि वो सबकी बातों को स्वीकार कर रहे थे, जनता की भावनाओं के आधार पे उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया कि उनका देने वाले का अनादर ना हो। पर फिर उन्होंने कहा कि भाई इसको भाई हम म्यूज़ियम में रख देते हैं, कोई मैं इसको साथ में लेके चलने वाला नहीं हूँ, मेरी कुर्सी के बाजू में रखने वाला नहीं हूँ, मेरे कुर्सी के बाजू में तो संविधान रहेगा, मेरी कुर्सी के बाजू में तो वो मूल्य रहेंगे, भारतीय जनता के मूल्य रहेंगे, इसलिए इसको म्यूज़ियम में रख दिया गया। अब इनको तलाश थी कोई राजाशाही के प्रतीक की, और वो इलाहाबाद के आनंद भवन का म्यूज़ियम, जो मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस को दान दिया, बाद में नेहरू परिवार ने इसको देश को दान दे दिया। तो वैसे तो वो देश का ही म्यूज़ियम है, उसमें उन्होंने बहुत आदर के साथ इसको रखा हुआ था। अब ये एक इसको जोड़ना चाहते हैं कि एक हिंदू परंपरा, एक महान हिंदू परंपरा के रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब ये उनके जो एजेंडा है उसका तो भाग है, उसी के अनुसार ये कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी ये प्रश्न जो आजकल सबसे ज़्यादा समाचार पत्रों में और ख़ास तौर से सोशल मीडिया में गूंज रहा है, वो जो है वो अपोज़िशन का बायकॉट है। एक ऐसे मौके पर जबकि पूरे देश को एक साथ होना चाहिए था और इस जश्न में सबको शामिल होना चाहिए था। अचानक 20 बड़ी जो है वो राजनीतिक दलों ने इस बात की घोषणा कर दी
कि वो जो है वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे, इससे दूर रहेंगे। तो आपके ख़्याल में क्या उनका ऐसा करना, ये इस मौके का बायकॉट करना जस्टिफाइड है या ये कि उनको इसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये जो पार्लियामेंट हाउस बनने की ज़रूरत थी कि नहीं, ये भी आपको सोचना चाहिए। जब देश में ऑलरेडी एक अच्छे 2 बड़े-बड़े भवन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के लिए, तो क्या हमें नए पार्लियामेंट भवन की ज़रूरत थी? पहली बात ये। दूसरी बात ये है, इसका जब शिला रखी गई, इसका जब उद्घाटन होना है, तो इसका तो लॉजिकल पार्लियामेंट का चीफ तो हमारे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के हाथ से उद्घाटन होना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर आप सदन देखें, तो सदन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, वो अपना भाषण देते हैं, उसी भाषण पे पूरी फिर चर्चा होती है। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति हमारे मुखिया हैं, पर उनको एक फिगर हेड के रूप में, रबर स्टैम्प के रूप में रखकर ये सरकार केवल प्रधानमंत्री के चेहरे को चमकाना चाहती है और हर एक उद्घाटन में वो अपने आप को रखना चाहते हैं ताकि उनका पब्लिक इमेज बने, प्रोपेगेंडा हो और ये हो। तो अपोजिशन ने जो बात की है वो एक संवैधानिक तौर से अपना विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि आजकल विरोध दर्ज कराने के और ज़्यादा तरीके हैं नहीं, तो सबको साथ में तो होना चाहिए। पर ये सरकार अगर इतनी मनमानी करे, संविधान के मूल्यों का उल्लंघन करे, सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से और सच्चाई के रूप में, तो अपोजिशन पार्टीज़ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने ये बायकॉट करके देश की जनता को एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमारे संविधान के मूल्य सर्वोपरि हैं और उसमें प्रधानमंत्री जो खुद को ही सबसे आगे करते रहते हैं, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कल रात देर गए जो है वो सफ़र से लौटे, उसके बावजूद आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और ये इतनी जो है वो साफ़ और सीधी बात लोगों तक पहुँचाई जो आम तौर से हमारे मीडिया में नहीं आती। इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे इस तरह की बातचीत होती रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।